हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नवाज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सामिर खान व्लॉग। तो दोस्तों, आखिरकार 53-54 साल के बाद बशरुल असद का इक़्तिदार जो उनके वालिद से 1971 से चलता आ रहा था, वो अब 2024 में ख़त्म होने जा रहा है। बहुत सी खबरों के मुताबिक हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि सीरिया से बशरुल असद जो हैं वो अपना देश छोड़कर भाग चुके हैं। और कहाँ भागे हैं इसकी तफसील अभी मालूम नहीं हुई है, लेकिन बहुत सी खबरों के मुताबिक हमें मालूम हुआ है कि वो कहीं रशिया ही चले गए हैं। दोस्तों, अब हम जो ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, हो सकता है इस वक्त तक सीरिया के जो होम शहर है उस पर भी बागियों का कब्ज़ा हो चुका हो, क्योंकि ख़बर आज की जो हमने सर्च करी थी, जो रिसर्च की है हमने आज तक की, उसमें यही हमें महसूस हुआ है और सुनने में आया है कि जो सीरिया के रिबेल ग्रुप्स हैं, जो एसटीएस की जो फोर्स है, उन्होंने दमिश्क तक पे हमला कर लिया है और बहुत जल्द ही वो पूरे सीरिया को कब्ज़ा कर लेंगे, क्योंकि जो सीरिया के प्रेसिडेंट हैं बशरुल असद, वो सीरिया से जा चुके हैं। ये खबर भी हमें सीरिया के ही एक ओहदेदार ने उसमें न्यूज़ में दी थी, जो हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, सीरिया में जो ये रिबेल्स ग्रुप हैं जो सीरिया पर कब्जा कर रहे हैं, इन्होंने अपनी कार्रवाइयाँ इतनी तेज़ कर दी हैं कि तकरीबन पिछले 10 दिनों में ही इन्होंने सीरिया के 4 से 5 शहरों पर कब्जा कर लिया है। क्योंकि हमने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था दोस्तों, उसमें एलेप्पो और इदलिब शहर के साथ साथ जो आपका हमा शहर है वो भी उस टाइम तक उन लोगों ने कब्जा कर लिया था। लेकिन अब जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो इसमें होम शहर के साथ साथ दमिश्क पर भी उनका कब्जा हो चुका है। तो दोस्तों, कहने वाली बात ये है कि ये इतनी जल्दी कैसे पॉसिबल है। वो इसलिए दोस्तों कि बशरुल असद की जो फ़ौज की जो मदद कर रहे थे ईरानी फ़ौज, और रूस की व्लादिमीर पुतिन की जो फ़ौज उनकी मदद कर रही थी, उन्होंने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। उसकी वजह यह है दोस्तों कि बशरुल असद की जो अपनी फ़ौज थी वो इन बागी ग्रुप से लड़ना ही नहीं चाहती, क्योंकि एक वक्त में बशरुल असद की जो फ़ौज है उसकी तादाद 3 से 3.5 लाख की हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे उनकी तादाद कम होती गई और ये आज की डेट में जो बशरुल असद की फ़ौज है, जो उनकी पर्सनल लॉयल आर्मी है, उसकी तादाद 1.25 लाख है। और उस 1.25 लाख आर्मी में भी सिर्फ 25,000 ही फ़ौज ऐसी है जो उनकी खुद की हिफाजत के लिए है और उनकी कैपिटल की हिफाजत के लिए है। क्योंकि जो 25,000 के अलावा जो बाकी फ़ौज है जो इस टाइम सीरिया की हिफाजत के लिए लगाई गई है, उसको बहुत महीनों से तनख्वाह तक नहीं मिल पाई है दोस्तों। इसलिए वो ज़्यादा कोशिश भी नहीं कर रहे हैं उनसे लड़ने की, बल्कि बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि जहाँ पर वो हमला कर रहे हैं बागी ग्रुप, उनके आगे वैसे ही बिना लड़े ही हथियार डाल दे रहे हैं और वो बागी ग्रुप भी उनको कुछ नहीं कह रहे हैं। अब दोस्तों, बात आती है कि बशरुल असद का जो ख़ानदान है वो इस वक्त कहाँ है। अगर बशरुल असद भी इस टाइम सीरिया में है तो वो इस वक्त कहाँ है। तो बहुत ही एक रिसर्च करने के बाद हमें ये मालूम हुआ है कि दोस्तों, लेबनान जो कि साउथ लेबनान का हिस्सा है, उसकी बराबर से 193 किलोमीटर की एक पट्टी है सीरिया की, जो उसका बॉर्डर ही लगता है। वो जगह जो है उसमें अलवी लोग ज़्यादा तादाद में रहते हैं और वही एक पूरे सीरिया में एक ऐसी डिफेंस सिचुएशन है, मतलब डिफेंस वाली जगह है जहाँ पर जो बागी ग्रुप हैं उनका हमला नाकाम किया जा सकता है और हमला करना वहाँ पर आसान भी नहीं है। उसकी वजह यह है दोस्तों कि रूस ने अपना जो डिफेंस सिस्टम है वहाँ नस्ब कर रहा है और बशरुल असद का जो अलवी ख़ानदान है वो भी वहीं रहता है। अगर बागी ग्रुप उस जगह पे हमला करना भी चाहें तो नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ हिजबुल्लाह के साथ साथ रूस का डिफेंस सिस्टम भी है और रूस के अपने एक मिलिट्री बेस भी हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो जो है एक बहुत ही अच्छी दिफाई पोजीशन इख्तियार कर चुका है। वो 193 किलोमीटर का जो एरिया है, जो कि कोस्टल लाइन जिसको हम बोलते हैं, वो चीज़। दोस्तों, अब हम आपको ये बताते हैं कि जो रिबेल ग्रुप्स हैं जो सीरिया पर इस टाइम कब्जा कर रहे हैं, जिनके बारे में हमने पिछले व्लॉग में भी हमने आपको बताया था, हयात तहरीकुल शाम जिनका नाम है, जिनको एसटीएस नाम से बुलाया जाता है और पूरी दुनिया उस ग्रुप को इस नाम से जानती है। तो दोस्तों, आज हम आपको उस ग्रुप के बारे में बताते हैं कि असल में वो ग्रुप निकला कहाँ से है, जो वो तंजीम है कहाँ से निकली है। दोस्तों, वो तंजीम निकली है आईएसआईएस से, जिसको अमेरिका ने पूरी तरीके से डिसमेंटल कर दिया गया था और आईएसआईएस के बाद अल नुसरा नाम की एक तंजीम बनी थी जो कि बहुत जल्दी ही ख़त्म हो गई थी और उस अल नुसरा से अटैच है ये एसटीएस।
और ये STS जो है दोस्तों, ये भी कोई एक मुनज़्ज़म तंजीम नहीं है, जिसकी जो आर्मी है एक मुनज़्ज़म आर्मी नहीं है कि जिसका जो एक कमांडर है उसके हुक्म पर सारे लब्बैक कहते हैं। इसमें भी बहुत से 85 ग्रुप हैं और जो हर 85 ग्रुप का जो एक कमांडर है, हर कमांडर इक़्तिदार रखना चाहता है सीरिया में। इसीलिए वो जानतोड़ कोशिश करके जितना भी हो सके उतना इलाका कब्ज़ा कर रहे हैं, क्योंकि जिन इलाकों पर वो कब्ज़ा कर रहे हैं वहाँ वो अपनी खुद की ही एक तरह से हुकूमत कायम करना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये जो पूरी अरब आर्मी है, अरब खित्ते से लेके शाम तक की जो ये पूरी अरब इलाका है, यहाँ पे जितने भी लोग रहा करते थे ये सारे कबायली इलाके हैं, यानी कि कबायली लोग हैं, कबीले वाइज अपना बना के वहाँ रहा करते थे। इनका पूरा ख़ानदान कबीले वाइज में ही डिवाइड था। तो दोस्तों, कबीले वाइज में जो इनका ख़ानदान था उससे एक मुराद ये है कि जितने भी कबीले में लोग रहने वाले हैं, चाहे उनकी आर्मी हो या चाहे वो जिस भी उसमें आर्मी के साथ या जिस भी तंजीम के साथ काम करते हों, दोस्तों उनकी पहली वफादारी उनकी अपने कबीले से होती है। तो उसी तरह ठीक जो STS की एक तंजीम है जिसमें भी इतने लड़ाके हैं, चाहे उनकी तादाद 50,000 हो या 1 लाख हो, उनकी सबसे पहली वफादारी उनके अपने कबीलों से है। यानी कि जितने ग्रुप उसमें शामिल हैं, यानी कि सुनने में आ रहा है कि 50 ग्रुप हैं जो मिलकर STS बना है। इन 50 ग्रुपों के अपने अपने आदमी हैं, अपने अपने फाइटर हैं, जिनसे जंग लड़ी जा रही है और जो कि सीरिया पर कब्जा कर रहे हैं। और दोस्तों, हर ग्रुप इक़्तिदार चाहता है। दोस्तों, सीरिया में सिर्फ एक ये STS नाम का ही ग्रुप नहीं है जो कि सीरिया पे कब्जा कर रहा है बशर उल असद के खिलाफ, बल्कि एक तीसरा ग्रुप भी है जिसका नाम है फ्री सीरियन आर्मी, और एक चौथा ग्रुप है SDF, यानी कि जो कुर्द लड़ाके हैं, उन लोगों ने जो आधे सीरिया पर कब्जा कर रहा है, तकरीबन 45 एरिया को उन लोगों ने कैप्चर कर रहा है। तो वो भी धीरे धीरे अपनों के साथ और ज़्यादा एरिया कब्जाना चाहते हैं। तो ये जो एक खिचड़ी पक रही है पूरे सीरिया में, ये सिर्फ एक जो पॉपुलर नाम है वो STS का है, क्योंकि उसने पिछले 10 दिनों में बहुत तेज़ी के साथ सीरिया के बहुत से शहरों पर कब्जा कर लिया है। और देखा ये जा रहा है कि बशर उल असद के बाद सीरिया में जो बची कुची सरकार है उसको यही कमांड करेंगे और बचे कुचे सीरिया पर यही हुकूमत करेंगे। इसी बीच दोस्तों, इसराइल का जो कब्जा किया हुआ इलाका है गोलान हाइट, उसने भी वहाँ एयर स्ट्राइक करनी शुरू कर दी है उन रेबल्स पर जो कि कब्जा करते करते गोलान हाइट्स पर आ रहे हैं। इसराइल का मंसूबा क्या है दोस्तों, ये तो हम आपको अभी नहीं बता सकते। बस इतना ही कह सकते हैं कि इसराइल ने गोलान हाइट्स से ऊपर उठकर सीरिया के और इलाकों पर एयर स्ट्राइक की है। अब उसका मंसूबा और इलाकों को कब्जा करना है या उन रेबल ग्रुप को मारना है जो गोलान हाइट्स पर हमला कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी तरह धीरे धीरे बशर उल असद की जो आर्मी है उनने हथियार डालना शुरू कर दिए हैं। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि रूस और ईरान, जो कि बशर उल असद के एक बहुत ही मिलिट्री पार्टनर थे, एक उनके बहुत ही बड़े सपोर्टर थे, उनकी फौजें पीछे क्यों हट गई हैं? वो इसलिए दोस्तों कि जब एक हुकूमत की अपनी खुद की आर्मी अपनी हिफाजत नहीं करना चाहती तो कोई दूसरा उसको कब तक बचाएगा। जैसा कि एक बार अमेरिका और अफ़गानिस्तान में जब तालिबान अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे थे, तो मौजूदा सरकार जो अमेरिका से गुहार लगा रही थी कि हमें बचाइए हमें बचाइए, तो उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने एक बात कही थी कि जो हुकूमत अपनी खुद की हिफाजत नहीं कर सकती उस हुकूमत को गिर ही जाना चाहिए। तो हो सकता है दोस्तों कि रूस और ईरान भी अब अपने पैर इसी वजह से पीछे खींच रहे हों कि जो हुकूमत अपनी खुद की हिफाजत नहीं कर सकती, हम उसकी कब तक हिफाजत करेंगे, उसको तो गिर ही जाना चाहिए। और हम अगर आगे बढ़ के हिफाजत भी करेंगे या उसको बचाने की कोशिश करेंगे तो ऐसा ना हो कि मुस्तकबिल में आने वाली हुकूमतें हमारी दुश्मनी मोल ले लें या हमारा उनसे ताल्लुक़ ख़राब हो। तो हर इंसान, हर देश अपना पहले मफाद सोचता है दोस्तों। अब देखना यह है दोस्तों कि आगे आगे क्या होता है, मुस्तकबिल में सीरिया पे कौन हुकूमत करता है, क्योंकि बशर उल असद तो देश छोड़कर भाग चुके हैं और उनके आधे सीरिया पर कुर्दों ने हमला कर रखा है और जो बचे कुछ एरिया है जिस पर उनकी खुद की हुकूमत थी उसको रिबल ग्रुप ने कब्जा कर रखा है। अब देखना यह है दोस्तों कि आगे क्या क्या होता है और क्या होना बाकी है इस मिडिल ईस्ट की सिचुएशन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। मैं आपका दोस्त नवाज़ खान।